हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपके 12वीं कक्षा की भूगोल में से जो का बुक है मानव भूगोल का के मूल सिद्धांत। उसमें से आपका चैप्टर 9 जो कि है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, उसका हम पढ़ेंगे आज। जो द्वितीय भाग है वो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। अभी ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व के बारे में और आधार के बारे में। ठीक है, तो हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परिभाषा और उसी के साथ आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में क्या है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है उसमें जो उत्पादन होता है, उत्पादन में अ, उत्पादन का सबसे ज्यादा बड़ा परिणाम होता है विशिष्टीकरण। ठीक है, तो विशिष्टीकरण क्या होता है सबसे पहले हम वो जानते हैं। तो विशिष्टीकरण का मतलब है आपका जो कोई काम होता है या फिर कोई वस्तु होता है उसके उत्पादन में। ठीक है, सेवा या फिर वस्तु जो भी है उसके उत्पादन में अगर कोई देश विशिष्ट है, मतलब बस वो वही काम बहुत अच्छे से कर सकता है, तो फिर क्या बोलेंगे कि वो अ, उसमें उस काम में या फिर उस सेवा में अ, विशिष्टीकरण आ गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसके उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा जो परिणाम होता है विशिष्टीकरण उत्पादन का वो होता है विशिष्टीकरण। ठीक है, तो अभी हम ये जान ले कि ये जो विशिष्टीकरण है वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है विभिन्न आपके विश्व के जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए। जब विशिष्टीकरण एवं जो श्रम विभाजन है वो दोनों चीज का आप जब मिलावट हो जाए तो क्या होता है, आप काम जो विकास होता है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का वो और ज्यादा तेजी से होने लगता है। ठीक है, तो हर प्रकार का विशिष्टीकरण जो होता है, चाहे वो श्रम विभाजन में हो या फिर कोई सेवा या फिर वस्तु के उत्पादन में हो, तो वो सारी चीजों से क्या होता है, विकास जो होता है, जो आपका व्यापार में जो बढ़ोतरी होता है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वस्तुओं और सेवाओं में, वो क्या होना चाहिए आपका, आपका वो तुलनात्मक लाभ देना चाहिए, परिपूरकता होना चाहिए, व हस्तांतर नियता के सिद्धांत होने चाहिए, उनके सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। मतलब कि इसमें क्या क्या आ रहा है आपका, अ, वो जो सिद्धांत आपके जरूरी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विशिष्टीकरण में, वो क्या क्या होता है, वो होता है आपका कंपैरेटिव एडवांटेज, मतलब कि जो तुलनात्मक आपका जो लाभ होता है वो आपका ज्यादा से ज्यादा वो बढ़ जाता है। साथ में जो एक काम या फिर एक सेवा फिर एक वस्तु के उत्पादन से जो फायदा होता है वो किसी और चीज में भी फायदा करे, मतलब किसी और वस्तु या फिर सेवा में भी फायदा करे। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे आपका, वो क्या होगा, एक और मतलब दूसरा आपका सिद्धांत हो जाएगा आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में। अगर आप बोलो विशिष्टीकरण है तो उसमें। ठीक है, उसी तरह से जो आपका कोई भी सेवा है या फिर वस्तु है उसमें उसको आप इधर से उधर ले जाने का आपको क्षमता होना चाहिए, मतलब कि वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज से क्या होता है कि
काम और ज्यादा आसान हो जाता है और कोई एक देश परिपूर्ण हो जाता है एक सेवा या फिर एक वस्तु के उत्पादन में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके उसका व्यापार करके, उस चीज का बेहतर तरीके से ज्यादा मात्रा में व्यापार करके। ठीक है, साथ ही में आपको क्या दिया गया है, और जो सिद्धांत है वो है कि जो व्यापार होता है, जो व्यापार होता है उसमें जो भागीदारी होता है वो दोनों तरफ से समान रूप से वो लाभदायक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यापार में अगर वो दोनों देशों के बीच में हो रहा है, सपोज आप मान लो कि श्रीलंका और भारत के बीच में कोई किसी प्रकार का व्यापार हो रहा है, तो वो दोनों देशों के लिए लाभदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रीलंका को नुकसान हो रहा है और भारत ज्यादा से ज्यादा उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उस व्यापार से अपना फायदा कर रहा है और श्रीलंका में नुकसान होता जा रहा है। उससे क्या होता है, जो व्यापार होता है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और वो लाभदायक भी नहीं होगा किसी प्रकार से। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो आधुनिक समाज यहाँ पे दिया गया है, जो आधुनिक समय में जो व्यापार था विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है, और ये राष्ट्र के विदेशी नीति के सिद्धांत है। तो जो आधुनिक समय में जिस तरह का व्यापार हुआ होता था, तो उसके बेसिस पे ही अभी के जो आपके आर्थिक संगठन है, जैसे कि आपका मान लो अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपका जो विश्व व्यापार संगठन है, या फिर आपका जो जितने भी आपके स्थानिक रूप से जितने भी संगठन है, ठीक है, व्यापारियों का, तो ये सारी चीजों का, ये सारे जो संगठन बने वो किस पे आधारित है, आधुनिक समय में जिस तरह का व्यापार होता था उस पे आधारित है, या फिर जो राष्ट्र की जो नीतियां हैं, ठीक है, व्यापार करने में जो पॉलिसीज है मान लो, तो वो सारी चीजें आपका पुराने जमाने में जिस तरह का आपका था व्यापार, उस पे बहुत ज्यादा आधारित है। और आपका दिया गया है कि सुविकसित परिवहन तथा संचार, ये सारी चीजें जो है जिन जिन देशों में होती है, वो उनमें बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय आपका व्यापार बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरे जो देश होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं, जहाँ पे परिवहन और संचार बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से विकसित हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पे। ठीक है, ये टॉपिक आपका बहुत बड़ा है और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, मतलब कि जो 5 नंबर का सवाल आता है उसमें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार में क्या क्या आता है। आपको जब बोला जाता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार, तो उसका मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कौन सी चीजें मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस तरह से होगा, उसका दिशा क्या होगा, या फिर वो कितना उसका वॉल्यूम होगा, कॉम्पोजिशन होगा, सारी चीजें जो होती है वो बहुत सारे जो चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं उन पे आधारित होते हैं, तो उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि कई सारे अलग अलग कारक हैं, जैसे कि आपके हो गया कि जो राष्ट्रीय जो संसाधन है वो किस तरह से भिन्न है, उनकी भिन्नता है, फिर जनसंख्या कारक एक है, उसके बाद आपका है उसके बाद आपका है कि आर्थिक विकास का जो व्यवस्था है वो भी बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा कारक बनता है। फिर जो विदेशी निवेश का जो सीमा है वो, और एक और है परिवहन। ठीक है, मूल रूप से ये सारी चीजें हैं। तो अभी एक एक करके पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इन कारकों में भी बहुत सारे और आपके छोटे छोटे चीजें हैं जिनसे पूरी तरह से जिन पे पूरी तरह से आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार आधारित होता है। तो सबसे पहले आपका है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। तो आपको पता है कि जो राष्ट्रीय संसाधन है वो बहुत ही ज्यादा भिन्न है। ठीक है, एक देश में कोई चीज समान नहीं होता। ठीक है, जो संसाधन होते हैं उनका संरचना जो है वो बहुत सारी चीज है, जैसे कि हो गया आपका भूविज्ञान,
उच्चाश्वच, मृदा और जलवायु जैसी जो चीजें हैं उनमें बहुत सारी भिन्नता है। उनकी वजह से जो राष्ट्रीय संसाधन है वो असमान रूप से आपका विभाजित है पूरे आपके भूमि में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है आपका भौगोलिक संरचना। अ, भौगोलिक संरचना, ठीक है, तो इसमें है कि आपका भौगोलिक संरचना जो होता है वो बहुत ही ज्यादा आप बहुत ही ज्यादा आपका एक बहुत बड़ा कारक बनता है किस तरह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। कैसे, अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप आप लोग नोट डाउन कर ले या फिर आप स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, ये मत भूलना, ज्यादा अच्छा होगा कि आप नोट्स ले ले, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट्स भी लेके आपको इतना फायदा नहीं होगा, बिकॉज जो आपका बुक है उसमें से ही मैं दे रही हूँ, लेकिन जो लेक्चर है वो मैं अपने नॉलेज से दे रही हूँ। ठीक है, वो मैं अपने जो मेरा विशेषज्ञ है उसके आधार पे मैं बता रही हूँ। तो आप मैं जो बोल रही हूँ वो लिखोगे कॉपी में तो आपके लिए ज्यादा मददगार होगा। मैं आपको सरल भाषा में समझा रही हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आपके भौगोलिक संरचना के ऊपर। ठीक है, तो जो खनिज संसाधन होते हैं या फिर जो आपका धरातलीय जो विभाजन होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो आपका जो फसल होता है, फसल का उपज या फिर जो पशुएं होती है उनका मिलना, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो खनिज है, खनिज संसाधन है, वो अलग अलग जगह में मिलता है। ठीक है, उनका अलग अलग भौगोलिक आपका लोकेशन होता है या फिर संरचना होता है। और साथ ही में आपका जो धरातलीय जो विभाजन है, जो आपका टोपोग्राफिकल डिफरेंस है, धरातलीय विभाजन मतलब कि किस तरह से आपका जैसे कहाँ कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे आपका प्लेन है, ठीक है, कहीं पे आपका घाई है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आपका धरातलीय विभाजन। ठीक है, जो ऊंचा नीचा जो आपका विभाजन है हमारे धर्म में, उसको धरातलीय विभाजन बोलते हैं। उसके वजह से क्या होता है, जो फसलें और जो पशुओं का मिलने का अलग अलग वो होता है, जगह होता है, वो काफी अ, हद तक वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों में आपका अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है या फिर किसी भी प्रकार का अगर राष्ट्रीय व्यापार भी है, उसका उसका संभावना बहुत ही ज्यादा कम होता है, क्योंकि वहां से व्यापार करना काफी मुश्किल होता है, और वहां का जो संसाधन होता है, ठीक है, वहां का संसाधन आपका लेके आना या फिर वहां पे पहुंचाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि क्योंकि जो वहां का ऊंचा नीचा जो धरातलीय जो विभाजन है, उसके वजह से परिवहन जो है या फिर जो संचार है वो काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक आपका आधार हुआ राष्ट्रीय साधन की भिन्नता की वजह से। दूसरा जो है वो है आपका खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधन जो है वो आपको पता ही है औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो खनिज संसाधन होता है वो अलग अलग देश में अलग अलग जगह में मिलता है, वो समान रूप से तो मिलता नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपका जो व्यापार है वो काफी हद तक खनिज संसाधन जो है उस पे निर्भर करता है, क्योंकि जहाँ पे खनिज संसाधन ज्यादा होगा वहाँ पे औद्योगिक विकास का वो आधार प्रदान करेगा, और वहाँ पे ज्यादा व्यापार होगा। ठीक है, वैसे ही है आपका जलवायु। ठीक है, जलवायु में क्या होगा कि जो आपका क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आपका ज्यादा से ज्यादा आपका जो जीव जंतु है या फिर जो पौधे हैं वो उससे ज्यादा मिलेगा, तो क्या होगा आपका वो अ, वो उस जगह में विभिन्न प्रकार का उत्पादन ज्यादा हो पाएगा। ठीक है, तो अगर वहां पे उत्पादन ज्यादा है
तो उससे आप जान सकते हो कि वहां पे व्यापार का जो संभावना है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो बहुत ज्यादा जलवायु आपका एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कारक बनता है व्यापार में। जैसे कि आप उदाहरणवश ले लो, जैसे ठंडी ठंडे जो क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या होता है, ऊन जो होता है, ऊन का उत्पादन होता है, ठीक है। वैसे ही जो आपके ट्रॉपिकल जो रीजन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो जैसे कि भारत हो गया, ये सारी जगहों में क्या होता है, बहुत सारे फल वगैरह उगते हैं, जैसे कि केला हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है। ये सारी जो चीजें है, वो कोकोआ हो गया, ये सारी चीजें चीजें आपका गर्म और ऐसे जहाँ पे ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, भाप हो, ऐसे जगहों में ज्यादा से ज्यादा उनका उत्पादन होता है। तो ये सारे देशों से क्या होगा, ऐसे देशों से, फिर ऐसी जगहों से, ऐसे क्षेत्रों से ज्यादा व्यापार हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत हद तक जो जलवायु है वो सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार का आपका व्यापार हो रहा है, और जिस जगह में बहुत ज्यादा भिन्नता है आपके जीव जंतु और पौधों में, वहां पे ज्यादा व्यापार होगा, ठीक है। अभी हम आते हैं जनसंख्या कारक। जनसंख्या कारक में क्या है कि जो देश होते हैं उनका जनसंख्या जो होता है वो आकार में, फिर वितरण में, और उसकी जो विविधता है, वो सारी चीजों में वो विभिन्न, मतलब भिन्न होते हैं। तो वो सारी चीजें जो है, वो सारी जो वस्तुएं हैं, वो काफी हद तक जो व्यापार है उसके प्रकार और मात्रा में प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके देखते हैं उनमें क्या क्या कारक है। तो सबसे पहला है आपका सांस्कृतिक कारक, जो कि है कल्चरल फैक्टर, ठीक है। इसमें क्या है, जो अलग अलग देश होते हैं वहां पे विशिष्ट आपके सांस्कृतिक कलाएं मिलती है, ठीक है, हस्तशिल्पी मिलता है। तो वहां पे क्या होता है कि उन कलाओं का विश्व भर में आपका आपको सारा उनको, वैसे वो जो उसी जगह में मिलने वाले जो यूनिक कला होते हैं, ठीक है, जो रेयर कला होते हैं, उनको सराहा जाता है विश्व भर में। तो वहां से आपका जो व्यापार होता है बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आप उदाहरणवश आपकी किताब में दिया गया है, जो चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फेमस होता है हर जगह, उनका बहुत ज्यादा मांग होता है विश्व भर में। वैसे ही जो ब्रोकेड होता है, ठीक है, अ, ये जरीदार जो काम होते हैं, ठीक है, वो ब्रोकेड वगैरह ये सारी चीजें जो थे चाइना से जाते हैं। फिर जो जरीदार काम होते हैं वो ईरान वगैरह से, जो कारपेट होते हैं, कालीन जिसे बोलते हैं, वो सारी चीजें ईरानी जो कालीन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वैसे ही जो उत्तरी अफ्रीका है, उसमें चमड़े का काम है, उसे सराहा जाता है। वैसे ही इंडोनेशिया बाटिक जो कपड़ा होता है, बाटिक वस्त्र जो होता है, उसका जो हस्तशिल्पी है, उसको बहुत ज्यादा सराहा गया है विश्व भर में। तो सांस्कृतिक तौर से जो कलाएं आगे बढ़ती गई है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है व्यापार में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, क्योंकि उनको विश्व भर का सराहना मिलता है, और वो अ, दूसरे विश्व के लोगों का मांग पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रूप में अ, देखा जाता है, ठीक है। अभी हम आते हैं जनसंख्या कारक के दूसरे कारक में, जो है जनसंख्या का आकार। तो इसमें ये है कि जनसंख्या का आकार अगर बहुत बड़ा हुआ, ठीक है, जैसे कि ये एक छोटा सा देश है मान लो, और ये एक बहुत बड़ा सा देश है। तो जो छोटा सा देश है उसमें क्या होगा कि बहुत ही कम आपका किसी भी चीज का जो उत्पादन होगा, वो चाहे वो कृषि उत्पादन हो या फिर चाहे वो औद्योगिक उत्पादन हो, वो बहुत हद तक वो ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय जो आपका व्यापार है उसमें आपका चला जाएगा, ठीक है। दूसरे देशों से ज्यादा खरीदारी होगी और वहां पे ज्यादा बेचा जाएगा चीजों को। लेकिन जो बड़ा वाला देश है, बड़े वाले देश में क्या होगा, उसमें आंतरिक जो आपका व्यापार है वो ज्यादा होगा, क्योंकि जो आपका जनसंख्या का आकार है वो बड़ा होने के साथ साथ ही जो जनसंख्या होता है उसका बहुत ही ज्यादा स्थानिक
बहुत बड़ा जनसंख्या होता है तो स्थानिक बाजारों में अधिकांश भाग जो है कृषि और औद्योगिक उत्पादों का वो ज्यादा से ज्यादा स्थानिक बाजारों में वो बिक जाता है। ठीक है। और आपको बताया गया है कि जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो जिस तरह से जनसंख्या जो है उसका जिस प्रकार का जीवन स्तर होगा उससे आपका क्या होगा कि उससे जो मांग है आपका दूसरे देशों की चीजों का उत्पादनों का बेहतरीन चीजों का महंगी चीजों का वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जैसे अगर आप कमा रहे हो महीने के 20,000 रुपए, तो आपका जो खर्चा है वो आपके जो जरूरी चीजें हैं उन्हीं चीजों में निकल जाएगा। ठीक है। तो आप पे वो उतना आपका मांग रहेगा ही नहीं कि आप दूसरे देशों का जो इम्पोर्टेड सामान है, ठीक है, जो चीज दूसरे देशों में आ रहा है वो आप खरीद पाए। ठीक है। तो आयातित जो वस्तुएं होती है वो आपके खरीदने का जो मांग है वो महंगी आयातित वस्तुओं का वो आप में नहीं होगा। तो इसीलिए जीवन स्तर बहुत ही ज्यादा आपका प्रभाव डालता है कि किस प्रकार से आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दिशा कैसा है वो आपका जीवन स्तर पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ठीक है। अभी हम आते हैं जो तीसरा आधार है उस पे, जो कि है आपका आर्थिक विकास की व्यवस्था। ठीक है। तो जो देश होते हैं उनका अलग अलग देश होते हैं उनका किस प्रकार से आर्थिक विकास है वो बहुत ज्यादा आपका कैसे किस प्रकार का आपका व्यापार होगा वस्तुओं में वो बहुत ज्यादा किस प्रकार का व्यापार व्यापार यानी कि आपका जो वस्तुएं जिनका व्यापार हो रहा है उनका स्वभाव जो है उनका जो प्रकार है वो बहुत ज्यादा परिवर्तित करता है। ठीक है। वो आप बोल सकते हो कि जैसे कि जो देश है जिनमें बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है, मतलब कि जो ज्यादा आपके आपका जो कृषि के दृष्टि में जो ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, तो जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपका कृषि वाले चीजें ज्यादा कृषक चीजों का ज्यादा आपका उत्पादन हो रहा हो, उन चीजों का आपका ज्यादा से ज्यादा आपका एक्सपोर्ट होगा, निर्यात होगा। ठीक है। और जो उनमें जो आयात होगा उन देशों में जो आयात होगा वो होगा आपका औद्योगिक चीजों का। ठीक है। जो चीजें बनी हुई तैयार चीजें होती है वो मशीन से जो उत्पादन होता है वो सारी चीजों का ज्यादा मांग होगा उन चीजों में। मतलब कि आप मान लो जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि भारत हो गया और अमेरिका हो गया। ठीक है। तो भारत कैसा है, भारत में ज्यादा आपका जो कृषकों का जो स्तर है वो ज्यादा है। ठीक है। भारत में ज्यादा उत्पादन होता है आपके खेती बाड़ी से। और अमेरिका में क्या है, अमेरिका में ज्यादा उत्पादन होता है आपका जो औद्योगिक चीजें है, वो एक औद्योगिक राष्ट्र है ना। तो वहां से जो मशीनरी और जो पूरी तरह से तैयार चीजें है, पदार्थ है जो वो ज्यादा से ज्यादा वहां से आपका बेचा जाएगा। और भारत से किस तरह की चीजें बेची जाएंगी, भारत से कच्चे पदार्थ जो होते हैं वैसी चीजें बेची जाएंगी। ठीक है। तो क्या होगा कि तो उससे आप क्या बता सकते हो कि जो आर्थिक विकास है किसी भी देश का वो बहुत दूर तक आपका मायने रखता है कि उससे किस प्रकार का आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। ठीक है। ये चीज क्लियर है ना। आपको मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि जो भारत जैसे देश है जहाँ पे आपका ज्यादा एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है, मतलब जो खेती बाड़ी से जो भी उत्पादन होता है वो ज्यादा है ना, कच्ची चीजों का उत्पादन ज्यादा है। तो भारत से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोर्ट जो आपका अ, उसका होता है, जो आपका आयात जो होता है भारत का वो ज्यादा होगा आपकी खेती बाड़ी वाली चीजों का, कच्चे माल का। ठीक है। जो खनन से मिलता है या फिर जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं वो उन सब चीजों का आयात होगा। और अमेरिका जैसे देश जो औद्योगिक राष्ट्र में आता है, वैसे देशों में क्या होगा, उन देशों में से जो तैयार पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो मशीनरी होते हैं या फिर
जो तैयार चीजें होती है, ठीक है, वो सारी चीजें ज्यादा आपका आएगा आपके आपके दूसरे देशों में, जैसे कि भारत हो गया ऐसे राष्ट्र में। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका विदेशी निवेश की सीमा। ठीक है, विदेशी निवेश क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या कर सकता है आपका? फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है उससे किसी भी देश का जो व्यापार होता है उसमें काफी हद तक बढ़ावा वो दे सकता है। जैसे कि आपका किसी भी चीज में, जैसे कि आपका खनन कार्य हो गया, या फिर तेल का खनन हो गया, या फिर आपका जो भारी जो अभियांत्रिक जो चीजें हैं, या फिर जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कि काठ कबाड़ हो गया, या फिर अ, बागवानी कृषि हो गया, ये सारी चीजों के ये सारी जो सेक्टर्स है, ये सारी चीजों में ये बहुत ज्यादा आपका विकास ला सकता है। ठीक है, और जो आवश्यक जो पूंजी होता है, जो आवश्यक पूंजी का जो अ, उस देश में अभाव होता है, ठीक है, वो काफी हद तक जो विदेशी निवेश होता है वो दूर कर देता है। ठीक है, तो किसी भी विकासशील जो देश होता है वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत होता है आपका पूंजी का, जो आपका औद्योगिक विकास ला सकता है। और अगर औद्योगिक विकास हो तो क्या होता है, आपका उत्पादन बढ़ जाता है, और जो उत्पादन होता है वो बाजार में ज्यादा से ज्यादा पैसे में वो बिकेगा, और ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो पाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, वो है परिवहन। तो परिवहन का हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से आपका जो ये पॉइंट था आपका भौगोलिक संरचना, उसमें भी हमने बोला था कि जैसे पर्वतें है वहां पे ज्यादा आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार या फिर किसी प्रकार का व्यापार नहीं होता है, क्योंकि वहां पे परिवहन का दिक्कत है। ठीक है, वैसे ही ये मेन पॉइंट आपका दिया गया है कि जैसे परिवहन में है, जैसे पुराने समय में क्या होता था आपका, परिवहन में काफी ज्यादा परिवहन बहुत ही अविकसित था। तो जो आपका पर्याप्त और जो समुचित जो साधनाएं थी उनका अभाव होता था, तो जो व्यापार होता था वो स्थानीय क्षेत्र में ही वो सिमटा हुआ रह जाता था। ठीक है, तो वो क्या होता था कि जो बस व्यापार बस होता था जो उच्च मूल्य के वस्तुएं होती थी, जो बहुत महंगी चीजें होती थी, जैसे कि रत्न हो गए, रेशम हो गया, या फिर मसाले हो गए, ये सब चीजों का ही आपका व्यापार था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार था। वही सब चीजों का हो पाता था, क्योंकि जो परिवहन का जो सिस्टम था वो अच्छी तरह से आपका विकसित नहीं था। ठीक है, जैसे कि रेल नहीं था, या फिर जो समुद्री जो यात्रा था वो नहीं हो पाता था, तो काफी ज्यादा दिक्कत होता था आपका व्यापार करने में। या फिर जो रेफ्रिजरेशन का जो स्थिति था, ठीक है, जो फ्रिज वगैरह जो था वो सब बेहतरीन नहीं था, तो इसीलिए क्या होता था, चीजें खराब हो जाती थी, और किसी दूर जगह में आप वहां पे व्यापार नहीं कर पाते थे। तो परिवहन बहुत ज्यादा जरूरी है आपका किसी प्रकार का व्यापार करने में, और मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में। ठीक है, तो यही 5 चीजें थी जो जिस पे आधारित है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। हमने इसमें पढ़ा आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला था आपका राष्ट्रीय संसाधन की भिन्नता, फिर था आपका जनसंख्या कारक, ठीक है, उसमें भी था सांस्कृतिक कारक और जनसंख्या का आकार। फिर हम पढ़ा किस तरह से आर्थिक विकास का जो व्यवस्था है किस तरह से आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है उसका आधार बनता है। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से विदेशी निवेश जो है वो किस तरह से जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उस पर बढ़ोतरी ला सकता है और उसको और बेहतरीन बना सकता है। ठीक है, और लास्ट में हमने पढ़ा परिवहन कैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मदद कर सकता है, और इतिहास से किस तरह से आपका पहले पुराना समाज था और अभी का जो आधुनिक समाज है उसमें किस तरह से परिवहन ने बदलाव लाया है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्तर में। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।